तरीके की बातें आप याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। अगर बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू 42 किलो जूल पर मोल है तो कंडीशन आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की क्रिएट होती है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कितनी वैरायटीज आती हैं मैं आपको लिस्ट आउट कर देता हूं। भाई आयनिक बॉन्ड आती है जिसे जनरली इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड आता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है जैसे जनरली हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, और मेटालिक बॉन्ड भी आता है। ये 4 वैरायटीज ऐसी हैं जिनमें बनने वाला जो बॉन्ड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और जो रिलीज्ड एनर्जी है बॉन्ड एनर्जी वो होती है 42 किलो जूल पर मोल के ग्रेटर देन इक्वल टू के लगभग। ठीक है, मतलब ज़्यादा या इतनी तो हो। फिर हम बात करते हैं वीक बॉन्ड की। अब वीक बॉन्ड का मतलब पता है क्या होता है कि ऐसा बॉन्ड जो ब्रेक हो सकता है इजीली। अब वीक बॉन्ड में मैं आपको 2 चीज़ें दिखाऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं वीक बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी की, जो कि लेस देन 42 किलो जूल पर मोल है। इससे बात करेंगे 2 सब कैटेगरीज में। सबसे पहले हम बात कर लेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की। हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी होती है 8 से 42 किलो जूल पर मोल के बीच। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और 2 टाइप की होती है, एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये 2 वैरायटीज होती हैं, याद रखिएगा। ओके, नाउ फिर हम बात करते हैं वीक फोर्स की, यानी कि ऐसा केमिकल बॉन्ड जिसे बॉन्ड तो नहीं कह सकते, वो सिर्फ और सिर्फ वीक फोर्स होती है, यानी कि वंडरवॉल फोर्स। ठीक है, तो वंडरवॉल फोर्स 5 वैरायटी की होती हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, उसके बाद इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड इंटरेक्शन, देन आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, देन आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये 5 वैरायटी होती है। ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। समझ में आ रही मेरी बात? अब हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि जस्ट सपोज अगर आपकी बॉन्ड एनर्जी 3 किलो कैलोरी से भी कम हो जाती है या फिर 8 किलो जूल पर मोल से भी कम हो जाती है तो उसे हम लोग वंडरवॉल फोर्स में कंसीडर करते हैं। ओके, जनरली वंडरवॉल फोर्स को बेसिकली हम लोग वीक फोर्स के नाम से भी जानते हैं। ये वो स्टेज होती है जहां पर केमिकल बॉन्ड बनता नहीं है। ये बात ऑलरेडी क्लियर कर दी थी, 5 वैरायटीज मैंने आपको दिखा दी थी। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 2 स्पेशल केस के बारे में। ये 2 वैरायटीज जो हैं वीक फोर्स में, एक्चुअली इन्हें हम वीक फोर्स नहीं कह सकते। हाँ, मैं ये एग्री कर रहा हूं इस बात से कि वीक फोर्स में ये 5 वैरायटीज आती हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन एंड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये आती जरूर हैं वंडरवॉल फोर्स के अंडर, बट इन्हें वंडरवॉल फोर्स हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पर इन फोर्सेस से बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। ठीक है, एक नोट पॉइंट है, जरा देखिएगा उस नोट पॉइंट के कंसीडरेशन में। यहां पर मैं डायरेक्टली आपको एक चीज बताने वाला हूं कि भाई ये जो है आपका आयन डाइपोल इंटरेक्शन एंड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कांट बी कंसीडर्ड एज वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या व्हाटएवर। ठीक है, इस चीज का खास ध्यान आप लोग यहां पे रखेंगे। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर में आता है, यानी कि वीक फोर्स का एक्सेप्शनल बिहेवियर जो भी है वो यही दोनों चीजें हैं। ओके, तो आप लोग अभी अपने दिमाग में इस बात को फिट कर लीजिए कि आयन डाइपोल इंटरेक्शन एंड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन वंडरवॉल फोर्स का एक्सेप्शनल बिहेवियर है। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग यहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में सबसे पहला आयनिक बॉन्ड। ओके, तो अब जरा आयनिक बॉन्ड के लिए सबसे पहले कॉमन सेंस की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए आपको आयंस की जरूरत होगी। आयंस 2 वैरायटी के हमारे पास होते हैं, कैटायन और एनायन। ओके, कैटायन किससे मिलकर बनता है आपको पता होगा शायद कि हम लोगों ने पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था। तो कैटायन का जो फॉर्मेशन है, शायद मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, कैटायन का फॉर्मेशन कैसे हम लोग देख सकते हैं, ड्यू टू आयनाइजेशन एनर्जी, और एनायन का फॉर्मेशन हम लोग कैसे देख सकते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है,
यानी कि आयनिक बॉन्ड पढ़ने के लिए आपको पीरियोडिसिटी में आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को फुल डिटेल्ड एनालिसिस करना होगा। अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में जरा सा भी नॉलेज नहीं रखते हैं तो आयनिक बॉन्ड आपके किसी काम का नहीं है, बिकॉज यहां पर हमें जो जरूरत है आयंस की, कैटायन और एनायन, इनका मेन फॉर्मेशन वाला पार्ट ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी है। एक बार रिकॉल कर देना चाहता हूं मैं कॉन्सेप्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? दैट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी बाय विच वी कैन रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्सॉर्ब्ड बाय विच एन आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट कैन अकोमोडेट एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो ये कैटायन और एनायन की कहानी है। समझ में आ रही मेरी बात? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में। तो जरा यहां पर देखिए, आपके सामने एक बेसिक सी डेफिनेशन या एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। इट इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ओके। और ये एक मेजर फैक्टर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। तो बेसिक सी डेफिनेशन क्या है? इट इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम, जो कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का होगा, यानी कि मेटल्स, ठीक है, टू अनदर एटम जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। जस्ट सपोज मेरे पास कोई एक एटम है लाइक ए और कोई एक एटम है मेरे पास लाइक बी। ठीक है। ए की प्रॉपर्टी मैं आपको यहां पे दिखा देना चाहता हूं। मान के चलिए कि ए एलिमेंट जो है वो बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का है और बी जो है बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का है। ओके। जनरली अगर मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात कर रहा हूं तो इसका कॉमन सेंस ये है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहां इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर की बात कर रहा हूं तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशीज है। ओके। नाउ अगर इलेक्ट्रॉन डोनर की बात करूं तो मेटल से बेटर कोई एग्जांपल हो नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि हमें यहां पर मेटल की बात जरूर करनी चाहिए। ओके। देन फिर कॉमन सेंस वाली बात है तो ये अपने आप नॉन मेटल कैटेगरी में क्लासिफाइड हो जाएगा। ठीक है। तो ये है पूरी की पूरी ओवरऑल एक स्क्वीज समरी अबाउट आयनिक बॉन्ड। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे किस तरीके से कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। लेकिन ट्रांसफर होने के साथ साथ यहां पर एक फोर्स भी लगती है जनरली, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां लगती है? बिटवीन आयंस, वो भी अपोजिट चार्ज वाले आयंस के बीच। ओके। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक मेन फैक्टर माना जाता है आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में, जहां पर दो अपोजिट चार्ज की स्पीशीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी और एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वहां पर। ओके। नाउ सिमिलरली जरा इस पॉइंट की तरफ ध्यान दीजिए। यहां क्या लिखा हुआ है? ये कॉमन सेंस वाली बात है जो मैंने अभी ओरली बोली, वो यहां पे लिखी हुई है। इनिशियली दे आर फॉर्मिंग दीज रिस्पेक्टिव आयंस व्हिच आर अट्रैक्टेड टू ईच बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी अभी जस्ट मैंने बोला भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके। नाउ अब आप बात करते हैं आगे की कहानी की। जस्ट इमेजिन, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। जस्ट इमेजिन कि मेरे पास एक एटम है और वो एटम क्या है बेटा? अपना मेटल है। क्या है वो एटम? मेटल है। एक एटम मेरे पास अवेलेबल है और वो एटम मेरे लिए क्या है? नॉन मेटल। ओके। नाउ तो मान के चलिए ए के पास कोई इलेक्ट्रॉन है, इसका कंप्लीट ट्रांसफर किया जा रहा है बी को, कंप्लीट ट्रांसफर किया जा रहा है बी को, और वहीं कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग रहा है यहां पर। तो इनसे बनने वाला बॉन्ड जो होगा डेफिनेटली मैं उसे इस तरीके से ही इंडिकेट करूंगा, दैट इज माय आयनिक बॉन्ड। और अगर बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो मैं यहां पे फॉर्मल चार्जेस भी प्लेस कर सकता हूं। फॉर्मल चार्ज क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा आपको। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक नोट पॉइंट जरा देखिएगा, उस नोट पॉइंट के बारे में मैं क्या कहना चाहता हूं। आयनिक बॉन्ड के लिए सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमें वैलेंसी के बारे में भी बात करनी चाहिए। तो यहां पर हम लोग आयनिक बॉन्ड में जिस वैलेंसी के बारे में बात करेंगे उसे जनरली हम इलेक्ट्रोवैलेंसी के नाम से भी जान सकते हैं। क्यों? बिकॉज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी यहां पर देखने वाले हैं, एज वेल एज हम लोग आयन की बात कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। सो वैलेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड द कंपाउंड इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड ऑल्सो, यानी कि आयनिक कंपाउंड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कह सकते हैं। ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, बेसिक सी नॉलेज है, ये आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन,
यार कॉमन सेंस की बात है, वैलेंसी का मतलब होता है बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी आयनिक बॉन्ड में अगर हम लोग देख रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं किसके बारे में बात करना चाहता हूं, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की टेंडेंसी रिप्रेजेंट की गई है किसी एक पर्टिकुलर एटम की वजह से। ओके, सो नाउ आपके सामने बेसिक सा एग्जांपल है, दैट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के अगर मैं के बारे में बात करूं, अब मैं यहां पर आप लोगों को एक एक चीज बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा फुल डिटेल में। सोडियम एक मेटल है, नॉर्मल कंडीशन में आपके पास अवेलेबल है। सोडियम में जब आप लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी दी थी तभी जाकर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ और सोडियम कैटायन में कन्वर्ट हुआ। वही इलेक्ट्रॉन आगे चल के क्लोरीन से ऐड हुआ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड वो एक एनायन में कन्वर्ट हुआ। अब मेरे पास कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट दोनों अवेलेबल हैं। डेफिनेटली अब यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक डोमिनेटिंग रोल प्ले करने वाला है और आयनिक बॉन्ड बनेगा। जस्ट सपोज ये है हमारे पास कैटायन और एनायन, मैं बोल सकता हूं कि यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेटिंग फैक्टर बन रहा है। इस तरीके से यहां पर अट्रैक्शन करेगा और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा लाइक सोडियम क्लोराइड। इसे मैं इस तरीके से भी समझ सकता हूं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जस्ट अ मिनट, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई, हीलियम के नीचे लिथियम, लिथियम के नीचे सोडियम, कॉमन सेंस की बात है, थर्ड पीरियड एलिमेंट 3s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। वही मैं क्लोरीन की तरफ देखूं तो क्लोरीन किस पीरियड का एलिमेंट है, ऑब्वियसली फ्लोरीन के नीचे आता है। फ्लोरीन आपके सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, वही क्लोरीन आपके थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। क्लोरीन हेलोजन यानी कि पी ब्लॉक NH2NP5 इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p5। ओके, तो क्लोरीन के 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और क्लोरीन के p ऑर्बिटल को क्लासिफाइड किया जाए 3px 3py 3pz में, इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएं 1 2 3 4 5। आप देख सकते हैं कि सोडियम और क्लोरीन दोनों ही थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि दोनों एलिमेंट्स की ओवरऑल एनर्जी कंपेयर की जाए तो बिल्कुल इक्विवेलेंट है। सोडियम और क्लोरीन की ओवरऑल एनर्जी इक्विवेलेंट है, यानी कि सेम एनर्जी वाली स्पीशीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ, मैं ये बोल सकता हूं कि सोडियम के कंपैरिजन में क्लोरीन के पास ज्यादा एनर्जी है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ मोर शेल। सोडियम के पास p ऑर्बिटल नहीं है, वहीं क्लोरीन के पास p ऑर्बिटल भी है। ओके, सो नाउ अब यहां होने वाला क्या है आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से देखना है। ये जो 3s का इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं ये बॉन्ड बनाएगा किससे, क्लोरीन के 3pz से, यानी कि सोडियम और क्लोरीन के बीच जो आप आयनिक बॉन्ड देखने वाले हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, ये शेयरिंग किसकी वजह से हुई है, ये शेयरिंग हुई है सोडियम के 3s एंड क्लोरीन के 3pz के बीच। ओके, तब जाकर यहां पर हमें एक आयनिक बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं अब यहां पर फॉर्मल चार्ज की बात करूं, जिसे मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कैसे निकालते हैं फॉर्मूले के थ्रू, बट अगर मैं कॉमन सेंस की बात करूं तो बिकॉज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट, यहां पर +1 का चार्ज आएगा, बिकॉज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है -1 का चार्ज आएगा। दीज आर दी फॉर्मल चार्ज जो कि कॉमन सेंस से मैंने यहां पे निकाले हैं, बट फिर भी मैं आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में निकालना सिखाऊंगा। तो ये है आयनिक बॉन्ड का एक छोटा सा एक सिंपल सा एग्जांपल। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैटायन की कंडीशन में अगर मैं देखूं तो 2-8 है, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं एनायन की कंडीशन में देखूं तो 288 है। यहां पर भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, यहां पर भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि आयनिक बॉन्ड बनने के बाद सोडियम और क्लोरीन के ऑक्टेट्स कंप्लीट हैं, कंपाउंड की ओवरऑल एनर्जी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी गेन कर ली जाती है, मतलब कि केमिकल बॉन्ड बनाने की सारी टर्म्स एंड कंडीशन फुली फिल्ड की जा रही है। यहां पर समझ में आ रही मेरी बात। और अब कैटायन और एनायन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर डोमिनेटिंग नेचर या डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं MgF2 का। MgF2 की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम बेरिलियम के जस्ट नीचे आता है, यानी कि मैग्नीशियम आपके कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है।
अगर मैं मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, देखो सुनो मेरी बात अच्छे से। बेरिलियम के नीचे आता है मैग्नीशियम, बेरिलियम आपका सेकंड पीरियड एलिमेंट, मैग्नीशियम आपका थर्ड पीरियड एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2, मैग्नीशियम का ये इस तरीके से 3s2 में मैं कंट्रीब्यूशन देख सकता हूं। मैं बोल सकता हूं कि डुप्लेट कंप्लीट है, मैग्नीशियम को बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इसका भी, बट फिर भी मैग्नीशियम बॉन्ड बनाता है और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 हो सकती है। कैसे भाई? मैग्नीशियम में सबसे पहली बार आयोनाइजेशन एनर्जी दे दी गई, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, बना क्या आपका Mg+, फिर मैंने एक और बार आयोनाइजेशन एनर्जी दी, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मैंने फिर से निकाल दिया, बन गया Mg2+, यानी कि मैग्नीशियम Mg+ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर रिप्रेजेंट करूं तो ये हो जाएगा मेरे लिए इस वक्त 3s1, और अगर Mg2+ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये हो जाएगा 3s0। ओके, 3s1, समझ रहे हैं आप मेरी बात, और 3s0। इसका मतलब अब क्या हो गया है कि मैग्नीशियम ने 2 वैलेंसी शो कर दी हैं यहां पर बॉन्ड बनाने के लिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं भाई, ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन के बारे में बार बार बताने की जरूरत नहीं है मुझे, आई थिंक। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p5, यानी कि फ्लोरीन का 2pz अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ अवेलेबल है, तो वही फ्लोरीन का 2pz, यानी कि ये जो बॉन्ड बन रहा है, आगे बढ़ते हैं, एक मिनट जरा देखिएगा, ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं यहां पर, ये किस किस के बीच में बन रहा है? मैं इसको इस सिचुएशन से समझ सकता हूं कि ये बॉन्ड, देखिए फ्लोरीन का 2pz और मैग्नीशियम का 3s2 तो है ही नहीं है, 3s ही लिखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, 3s लिख दिया। सिमिलरली ये भी 2pz फ्लोरीन और 3s किसका? फ्लोरीन का, सॉरी मैग्नीशियम का। ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन हो रहा है। आप खुद देख सकते हैं यहां पर ऑक्टेट किस तरीके से कंप्लीट हो रहा है, मैं आपको ऑक्टेट भी बताऊंगा। ये देखो यहां पे फ्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है, 8 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन स्टेबल हो गया है, फ्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है, फ्लोरीन स्टेबल हो गया है, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो रही है, यहां इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? अगर मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊं कि सर देखो ये शेयरिंग हो रही है, ये शेयरिंग हो रही है, आप बोलोगे अरे सर ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हो आप और हम पढ़ रहे हैं आयनिक बॉन्ड। भैया अप्रोच अलग बात है। अगर मैं इस तरीके से देखूं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही तो फिर पता है आप लोग क्या बोलोगे? अरे सर फिर तो हमारा मैग्नीशियम उल्टा सीधा चला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मामले में। तो ये अप्रोच नहीं है। अब हम पूरा का पूरा, मैं आप लोग इतना समझ गए होंगे आई थिंक। अब मैं पूरा क्लियर कर देना चाहता हूं स्क्रीन को, और अब बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे। ओके, नाउ ये इलेक्ट्रॉन क्या किया जा रहा है, मैग्नीशियम डोनेट कर रहा है फ्लोरीन को ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। सिमिलरली मैग्नीशियम का ये वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है फ्लोरीन को ताकि फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। हमारे पास Mg2+ इस तरीके की स्पीशीज जनरेट हो रही है, और ये देखिए फ्लोरीन और ये फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है, दैट इज ट्रू। लेकिन मैग्नीशियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। कैसे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, Mg2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा भाई, 1s2 2s2 2p6 3s0। अरे तो मेरे भाई ऑक्टेट कंप्लीट होता हुआ नजर नहीं आ रहा क्या तुमको? आ रहा है। मैग्नीशियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? 1s2 2s2 2p6, है ना। नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोथ स्पीशीज आर मोर स्टेबल। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बन चुका है। तो मैग्नीशियम के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिल्कुल अपना डोमिनेटिंग नेचर रोल प्ले कर रही है, लाइक दिस। और अब देखें 28 28 28 ऑक्टेट कंप्लीट है, आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर प्रोड्यूस हो चुका है। इस तरीके से आपको समझना है यहां पर। अब हम लोग बात करेंगे मल्टी एटॉमिक आयन। मल्टी एटॉमिक मतलब समझ रहे हैं, हिंदी में लिख देता हूं, एक से ज्यादा एटम, एक से ज्यादा एटम।
अब एक से ज्यादा तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4, 5, 6, वॉट एवर। पहला एटम एक्स, दूसरा वाई, तीसरा जेड, पांचवा जेड, छठवा, आठवां, सातवां, ABCDFG, कुछ भी हो यार। बस अब फॉर दी एग्जाम्पल आपके सामने अवेलेबल है NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट। सुन रहे हैं मेरी बात? देखो नाइट्रोजन भी अवेलेबल है, हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, सल्फर भी अवेलेबल है, ऑक्सीजन भी अवेलेबल है। 4 अलग अलग वैरायटी के एटम्स अवेलेबल हैं। तो हो गया ना आपका मल्टी एटॉमिक आयन। तो अब जरा यहां तोड़ लिया जाए, अमोनियम कैसे बनता है। अमोनियम की कहानी मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखो, एक होता है अमोनिया, नाइट्रोजन पे होते हैं लोन पेयर, ये मैं आपको सब समझाऊंगा, व्हाट इज लोन पेयर, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। ओके, बट अभी ये सोचो कि NH4+ बना कैसे। भाई नाम है इसका अमोनिया, इसने H+ आयन के साथ, इसे कहेंगे प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाया। ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये सबसे पहले H+ आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है वो भी आगे देखेंगे, तो तब जाकर आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा। ओके, SO4 2- कैसे बनता है वो भी हम लोग देख लेंगे। तो भैया NH4 कितनी बार है? 2 बार है। SO4 कितनी बार है? 1 बार है। यानी कि सल्फेट की वैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है? 2। ठीक है, तो एक बार NH4 लेफ्ट हैंड, एक बार NH4 राइट हैंड साइड। अब कॉमन सेंस की बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तब जाकर कहीं ना कहीं एक आयनिक बॉन्ड बनेगा बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। आपको पता है ये एटम नहीं है भाई, यहां पर जो मैं देख रहा हूं मल्टी एटॉमिक आयन, यानी कि आयनिक बॉन्ड इन मॉलिक्यूल्स। क्या बोल सकता हूं मैं इसको? आयनिक बॉन्ड इन मॉलिक्यूल्स। देखो, एक होता है आयनिक बॉन्ड इन एटम्स, जिसमें 2 एटम आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल से आयनिक बॉन्ड बना रहा है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, आगे की कहानी देखते हैं। एक और एग्जांपल आया है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल से आयनिक बॉन्ड बनाएगा। एक मॉलिक्यूल कैटायनिक नेचर का है और दूसरा मॉलिक्यूल एनायनिक नेचर का है। दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयनिक बॉन्ड क्रिएट होगा। ओके, ये कहानी है। एक छोटा सा नोट पॉइंट और है, आप लोगों को अब समराइज करके बताऊंगा। जस्ट सपोज कि आपके पास कोई एक एटम है लाइक ए, और ये एटम आपके पास गैसियस स्टेट में अवेलेबल है, और आपके पास कोई एक एटम है बी, और ये भी आपके पास गैसियस स्टेट में अवेलेबल है। एटम ए में आयनाइजेशन एनर्जी दे दी गई। एटम ए एक मेटल था, एटम ए एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट था, एटम ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम थी, तो एटम ए ने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो कैटायनिक फॉर्मेशन में आ चुका है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन ए ने रिलीज कर दिया था वही इलेक्ट्रॉन हमारा बी एक्सेप्ट करेगा। क्यों? बी एक नॉन मेटल है, बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, बी का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा है, बी में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देंगे, वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाएगा जो ए ने डोनेट किया था। बी एनायनिक फॉर्म में अवेलेबल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, एक जाके आपका आयनिक बॉन्ड क्रिएट होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? और यहां पर इस सिचुएशन में आपकी ओवरऑल एंट्रोपी माइनस में होगी, नेगेटिव एंट्रोपी होगी। आगे बढ़ते हैं, तो अब जरा इस कहानी को ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूं। स्टेबल आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब स्पीशीज का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इस तरीके से मैं बताना चाहता हूं। लेकिन अब यहां देखिएगा, स्टेबल आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन एटम फॉर्मिंग कैटायन हैज लो आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि ऐसा कैटायन जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी
लो रहेगी, ठीक है। एंड एटम फॉर्मिंग एन आयन जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई रहेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई रहेगी। एंड ओवरऑल लैटिस एनर्जी, ओवरऑल लैटिस एनर्जी हाई रहेगी। समझ में आ रही है मेरी बात? ओवरऑल लैटिस एनर्जी क्या रहेगी आपकी? हाई रहेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लैटिस एनर्जी क्या होती है। भैया आयंस जो हैं, जरूरी थोड़ी है कि कोई कंपाउंड, जैसे सोडियम क्लोराइड है आपका टेबल सॉल्ट जिसे बोलते हैं, घरों में यूज किया जाता है, टेबल सॉल्ट इज योर NaCl। अब जरूरी थोड़ी है कि मान के चलो आप 1 किलो सॉल्ट लेकर आते हैं बाजार से, तो उस 1 किलो सॉल्ट में एक ही सोडियम का कैटायन है क्या, या एक ही क्लोरीन का कैटायन है क्या? यार वो 1 किलो है, वो क्वांटिटी देखो ह्यूज है तुम्हारी। और एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, तोड़ते जाओ सब बनते जाते हैं, ये कहानी है। तो लैटिस एनर्जी का मतलब होता है कि आयंस का अरेंजमेंट, वो भी वेल डिफाइंड मैनर में। यानी कि अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड है तो A प्लस बी माइनस, A प्लस बी माइनस, A प्लस बी माइनस, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे क्रिस्टल पैकिंग ऑफ आयन, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड स्टेट में ही क्रिएट होते हैं। क्रिस्टल पैकिंग आयनिक कंपाउंड के अंदर ऑब्जर्वेबल होती है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? क्रिस्टल पैकिंग ऑफ आयंस, ठीक है, क्रिस्टल पैकिंग ऑफ आयंस। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? एक तरीके का लैटिस है। क्या बोल सकते हैं इसको? क्रिस्टल पैकिंग ऑफ आयंस या लैटिस पैकिंग ऑफ आयन। तो भैया आप कुछ भी बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। ये क्या है? लैटिस ऑफ A प्लस बी माइनस। A प्लस बी माइनस का वेल डिफाइंड अरेंजमेंट इज नोन एज लैटिस, और इस ओवरऑल सिस्टम की जो एनर्जी है दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी।